वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम फिर से एक बार करेंगे आरबीएससी का ओल्ड पेपर जो कि है 2014 का। तो 2014 में जो पेपर हुआ था उसके अपन आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 2014 में जो पेपर आया था थोड़ा सा वो अप स्टैंडर्ड था, मतलब टफ आया था बेटा। उस साल जो पेपर का पैटर्न रहा था वो तो जो अपना स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहा था और अपग्रेडेड रहा था। तो पेपर को पूरा आराम से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उस पर्टिकुलर ईयर में। आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है आरबीएससी ओल्ड पेपर की। तो यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको सारे ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ। 2022, 2020, 2019, 18, 17, 16 एंड 15, 14 यहां तक के पेपर सॉल्व करा दिए। इतने पेपर सॉल्व कर लोगे तब तो कोई चांस ही नहीं बनता कि कुछ गलत हो जाए। ठीक है, तो करते हैं पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट। तो फर्स्ट जो फ्रंट पेज है उसमें तो वही निर्देश लिखे हुए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपको जरूर से पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि हमें पता है क्या होता है पेपर में और छोड़ देना है। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है एग्जाम में कि यहां पे रोल नंबर जरूर मेंशन करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूरे पेपर में देखो यहां ये सब लिखा रहता है डिटेल में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, प्रिंटेड पेज कितने हैं। कई बार क्या होता है पेज में जो पेपर आता है ना उसमें से एक पेज गायब होता है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। तो ये अगर ऐसा ना हो, अगर वो पेज गायब निकला तो आपका तो सॉल्यूशन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो पूरा पेपर टाइम पे पूरा करने के बाद एक बार ये जरूर चेक कर ले पेपर कंप्लीट किया है या नहीं किया है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। क्या पता पेपर में ही कुछ मिसिंग आ जाए, सबके नहीं आता, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट में से कोई एक दो के आ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रिंट ही तो है। ठीक है, चलिए तो यहां से शुरू होता है अपना पेपर का फर्स्ट पार्ट। ये तो दिए हैं अपन को क्या क्या कब कब आएगा, और ये शुरू करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस में देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। और प्रश्न में बोला है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखो लास्ट 2 साल के 2014 और 15 में दोनों में ही दो साल के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसमें ये माइनस वाला आया है। और माइनस वाले में आपको ध्यान रखना है कॉस, सेक और कॉट, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो पाई माइनस में जाते हैं। ठीक है, तो ये tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan इनवर्स √3 दैट इज tan में कब आता है √3, 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पर। तो tan में π/3 पर, देन माइनस, अब आते हैं बड़े ब्रैकेट पे, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये कैंसिल हो जाएगा, π/3 देगा, देन माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स कॉट π/6, ये इसको खा जाएगा तो अपने पास बचेगा π/3 माइनस पाई प्लस का π/6। ठीक है, 6 एलसीएम आएगा 2 और एक 3 पाई माइनस 6 पाई, मतलब माइनस 3 π/6, यही बनेगा। हल करेंगे तो बनने जाएगा अपने पास माइनस का π/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है माइनस का π/2। ध्यान रखिए क्वेश्चन वो वाला दिया है जिसमें पाई माइनस कॉट इनवर्स बन रहा है। ठीक है, तो कॉट के अंदर नेगेटिव आ रहा है और कॉट के अंदर नेगेटिव जो है वो पाई माइनस में बदलता है। इसी प्रकार से कॉस में नेगेटिव भी पाई माइनस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे कंप्लीट। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए ज्ञात कीजिए जब a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है। तो a प्लस बी अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है 5209, 5209। a माइनस बी आ रहा है -3 -6 4 -1। दोनों को जब अपन हल करेंगे
तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, दोनों को जोड़ते हैं, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी है, क्या होगा यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a बन जाएगा, ठीक है, दैट इज 2a इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 2 माइनस 6 दैट इज ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 4, इधर आ जाएगा 0 प्लस 4 4 और इधर आ जाएगा 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या बनेगी, a इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास, क्या पूछ रहा था, a ही पूछ रहा है, a हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 2 और 4, 1 माइनस 2 और 2 4, ये आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यहां होता है कंप्लीट, ठीक है। करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। देखो ये पिछले 2014 के पेपर में भी आया था मल्टीप्लाई वाला और यहां पे भी आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं ना, वो ही जो बहुत पुराने पेपर हो गए उनमें से आने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं आपके इस साल के लिए, ठीक है। चलिए, तो a दे रखा है, b दे रखा है, आपको बोला है a b ज्ञात कीजिए, a b ज्ञात कीजिए मतलब सिंपली मल्टीप्लाई करवा रहा है हमसे दोनों का, करें। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 में a दे रखा है -2, ए बी डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो ए बी बराबर -2 4 और 5, ऑर्डर आया इसका 3 गुणा 1 3, ठीक है। और बी अपने को दे रखा है 1 4 -6, ऑर्डर आया इसका 1 मल्टीप्लाई 3, ये यहां पे है 3 गुणा 1, ये है यहां पे 1 गुणा 3, दोनों का ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 3 गुणा 3 का। तो मल्टीप्लाई के बाद जो ऑर्डर बन रहा है, देखो ये 1 सेम हो गया, तो रिजल्टेंट कैसे आने वाला है, जो बाकी बचा है मतलब 3 गुणा 3 का। अब रिजल्टेंट बनाते हैं भाई, क्या आएगा, ये पूरी जो पंक्ति है इस कॉलम के पास जाएगी तो -2, ये माइनस का 8 और ये देगा प्लस का 12, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू आएगी। फिर आगे आएगा यहाँ पे 4 16 माइनस का 24, फिर आएगा 5 20 और माइनस का 30, ये अपना ए बी का मान होगा। यदि इसका ऑर्डर देखे तो 3 गुणा 3 आ रहा है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हमेशा ऑर्डर और लिखें बेटा, जिससे आपको पता लग जाए बनने वाला क्या है, ठीक है। अगर ऑर्डर नहीं लिखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि बनने वाला क्या वैल्यू आने वाली है, तो इसलिए ऑर्डर जरूर मेंशन करें, उससे इजी पड़ेगा आपको। चलिए, ए बी हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 4। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले किसी पेपर में आया हुआ है, फिर से आया इस पेपर से, वहां रिपीट हुआ था क्योंकि ये पुराना पेपर है और वो नया पेपर था, ठीक है। तो वो देखे जरा वैल्यू क्या है। तो वैल्यू अपने को दी है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, वैल्यू दी है हमें सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक को अपन 1 अपॉन कॉस में बदल सकते हैं, कॉसेक को 1 अपॉन साइन में बदल सकते हैं, बदलते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स -1, ये बदल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। और इसका समाकलन आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली tan x 1 का x प्लस c, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो छोटा प्रश्न था लेकिन स्टेप थोड़े से ज्यादा थे, क्योंकि उसने आपसे डायरेक्टली यूं नहीं बोला कि भाई tan स्क्वायर एक्स का समाकलन दे दो, उसने घुमा के लेके आया कि tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फंस गए कि भाई यार सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है,
शुरुआत कैसे करूं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करना है। मैंने आपको बार बार बोला मैथ्स में स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये हो गया नंबर फोर्थ। नंबर फिफ्थ, अवकल समीकरण dy बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर 1, वाई इज नॉट इक्वल टू 1 का हल क्या होगा। व्यापक हल बोला है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को कंटिन्यू करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई, 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, आ गया इतना तो समझ में। अब यहां पे दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसका समाकलन हो जाएगा log 1 माइनस वाई, वाई के गुणांक का भाग लगता है तो माइनस आ जाएगा, बराबर x और प्लस में c। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए यहां पर x प्लस सी हो गया, ये log में माइनस में आ गया, तो अपन और क्या लिख सकते हैं इसको, log 1 अपॉन 1 माइनस वाई बराबर x प्लस सी। log का जो आधार है वो e है, और अगर सॉल्व करना चाहे तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई बराबर e की पावर x प्लस सी। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं तो 1 माइनस वाई इक्वल टू, देखो एक तो e की पावर x हो जाएगा, एक e की पावर c हो जाएगा। e की पावर c को आप नया कांस्टेंट मान सकते हैं अगेन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई c e1 e की पावर x। ये हो जाएगा फाइनल व्यापक हल। तो क्या सर ये जरूरी है कि e की पावर c को फिर से c माना जाए? नहीं, आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं लॉग को आप वहां शिफ्ट करें e की पावर को। मैंने तो ऐसे करके दिखा दिया आपको कि यहां तक आप जा सकते हैं इस आंसर में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको हर बार इस तरीके से सॉल्व करना है, आप ऐसा छोड़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। अब छठा क्वेश्चन है, ए वेक्टर अपने को गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जब भी किसी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो इसका सदिश अपॉन उसका परिमाण लगा देते हैं। और यदि यहां पे परिमाण दे रखा होता कि 8 परिमाण का, 5 परिमाण का, तो अपन क्या करते, वहां पे उस परिमाण से गुणा कर देते या मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो करते क्वेश्चन नंबर सिक्स कम। सिक्स में बोला है ए वेक्टर इक्वल टू, क्या वैल्यू बोलिए, 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो 2i माइनस 3j प्लस 4k। ए वेक्टर का परिमाण आएगा अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ये हो जाएगा 16 और 9 25, तो हो जाएगा 29, 29 बन जाएगा। तो ए का परिमाण बन गया अंडर रूट में 29। तो इकाई सदिश बनेगा सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश कितना है अपने पास, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो वो यहां पे अप्लाई कर देंगे, देखिए जरा क्या वैल्यू आती है। टू आई माइनस 3j प्लस 4k अपॉन में 29। तो ये हो गया मात्रक सदिश या इकाई सदिश। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ, क्वेश्चन में बोला है अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 90, 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हमें बताना है दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन मतलब एल एम एन फाइंड करने हैं आपको। करते हैं भाई 90, 60 और 30 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 7, L बराबर कॉस अल्फा 90 डिग्री, M बराबर कितना दिया है, कॉस बीटा में 60 और 30, कॉस बीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, और n दिया है कॉस गामा जो कि होता है यहां पे दिया है कॉस 30 डिग्री। तो L M N दिक कोसाइन हमको फाइंड करने हैं और वैल्यू दी है अल्फा बीटा गामा की 90, 60 और 30। कॉस 90 होता है 0, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। चेक करके देखिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर एक आ रहा है क्या, L स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1, ठीक है। तो ये अपना चेक करने का तरीका रहता है। बोर्ड में एक बार ऐसा प्रश्न आया है ना, कोई पेपर अपन ने सॉल्व किया था, उसमें एक ऐसा प्रश्न आया था जिसमें आपको एंगल दे रखे थे, लेकिन जब आप LMN के लिए अप्लाई करते हैं तो लॉजिकली उनका जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है वो एक नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको आंसर चेंज करना है, वो उन्होंने जो एंगल लिए थे वो करेक्ट नहीं लिए, ठीक है, वो उनकी मिस्टेक है, आपकी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चेक करें और देख के जरूर रखें कि भाई क्या चीज सही दे रहे हैं क्या गलत दे रहे हैं। चलिए 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दो समतल दे रखे हैं, कोण हमें ज्ञात करना है, दो समतल के बीच का कोण ज्ञात करना है। जो रूप दिया है वो आपको दिया है कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला cos थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटे में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a1a2 b1b2 प्लस c1c2 बटे में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर एंड c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। अब वैल्यूज कहां से मिलेगी समतल के अंदर, तो बेटा वैल्यूज ये है x y z के गुणांक a1 b1 एंड c1, और दूसरी समीकरण में x y z के गुणांक जो है वो है a2 b2 एंड c2। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला यहां पर, तो a1 2, ठीक है, b1 1 c1 -2 2 1 -2 मिल गया, a2 3 b2 -6 एंड c2 -2। कुछ भी और तो चेंजेस है नहीं इसमें, सिंपली अपना अप्लाई करना है अपन को। करते हैं यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 बन जाएगा 6 -6 प्लस 4 बटे में अंडर रूट के अंदर ये देगा अपन को 4 + 1 + 4, 4 + 1 + 4, और दूसरा वाला देगा 9 + 36 + 4, ठीक है। तो cos थीटा वैल्यू आ गई ऊपर, देखो 6 6 कट गया, 4 बटे में आ गया 3 और 7, ठीक है। तो ये दे देगा 3 × 7, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21। देखो आपसे कोण पूछा है ना, और 12th क्लास बोर्ड क्लास है, तो कोण पूछा है तो पूरा कोण ही निकाल के दो, ऐसा नहीं cos थीटा निकाल के छोड़ दो, ठीक है। क्या करोगे, cos थीटा निकाला, उसके बाद थीटा बराबर cos इनवर्स। अब आप सीख चुके हो इनवर्स निकालना, उधर शिफ्टिंग करना, तो पूरा शिफ्ट करके दे के आओ उसे आंसर कि भाई ये आंसर आएगा, ओके। पूरा आंसर देना है जिससे मिस्टेक या नंबर काटने की जगह ना बचे एग्जामिनर के पास।
ठीक है, अब अपने पास बोला है अगला क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन जनरली हर बार यही आ रहा है कि आप उत्तर पुस्तिका में रैखिक प्रोग्रामन का एक बार डायग्राम बना दीजिए और आपको एक समीकरण दी होती है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 18 दिया है। यहाँ पे करते हैं अपन स्टार्ट। 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 18। 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 18, साथ में दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि समीकरण को आप कैसे बनाते हैं, तो वो करते हैं अपन यहाँ पे। देखिए ये आप बनाते हैं यहाँ पे 2x + 3y बराबर 18, x बराबर 0 पर y बराबर, x पर 0 है तो y बराबर 6, बिंदु बन गया 0,6। y बराबर 0 पर x बराबर, y का मान 0 रखा, x बराबर आ गया 9, बिंदु बन गया 9,0। बिंदु तैयार हो गए। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा बना देंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे लेस देन है या ग्रेटर देन। अगर लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ, मूल बिंदु की तरफ, और ग्रेटर देन है तो मूल बिंदु से बाहर। ठीक है, चलिए तो ये अपन बना लेते हैं डायग्राम में। ये आ गया x, ये आ गया y। 0, 6 यहां पे कहीं होगा और ये इस प्रकार की बनेगी। इधर हो जाएगा 0,6, इधर हो जाएगा हमारे पास 9,0। ये हो गया मूल बिंदु, ये बिंदु A और ये हो जाएगा B। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन, तो x तो ये बोल रहा है, y इधर से बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें लेस देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब जो वो सॉल्यूशन है वो अंदर की तरफ है, तो ये अपना आप पूरा छायांकित कर देना और बीच में यहां पे लिख देना और हल क्षेत्र। ठीक है, लिख जरूर देना जिससे अच्छा लगेगा डायग्राम में और पता भी लग जाएगा कौन सा भाग है जो हल क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां थोड़ा सा शो करेंगे। 9th क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। ए और बी बोला है दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए जब पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4 है। क्वेश्चन नंबर 10, पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4, यही मान है। तो पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4 स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। ठीक है, कब? जब ए और बी स्वतंत्र घटना हो, तभी ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है डायरेक्टली, जब दोनों स्वतंत्र घटना हो। तो इस हिसाब से ये तो पता लग गया कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। ए इंटरसेक्शन बी आएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, दोनों को गुणा कीजिए तो 0.3 गुणा 0.4 बराबर 0.12 ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। वैल्यू रखेंगे 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12। ठीक है, 0.7 माइनस 0.12 ये बन जाएगा 0.58। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया 0.58, 0.58। ए यूनियन बी बोला था इंडिपेंडेंट इवेंट थे, स्वतंत्र घटनाएं थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहां पे और भी मिला है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 बोला है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित रिलेशन ना तो स्वतुल्य है
ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। देखो ये अच्छे क्वेश्चन लगते हैं जिसमें वो खुद ही बता दे कि ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो आपको बस उसके कारण डालने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जब कारण नहीं, यहाँ पे अगर निकालना ही होता है तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब केवल कारण डालने तो फिर तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, तो रियल नंबर में बात हो रही है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में a कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। चलिए देखें कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11, आर बराबर दे रखा है a कॉमा बी, ए कॉमा बी, ओहो ऑलरेडी कर्ली बेसिस बना हुआ है, a कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इस प्रकार से दे रखा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। ठीक है, तो a कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और a और b जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहां से शुरू होती है? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये होती है वास्तविक संख्या। अब यहां पे इसमें वास्तविक संख्या को समुच्चय में अपन को सिद्ध करना है ना। तो वास्तविक संख्या को समुच्चय में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वैल्यूज अवेलेबल रहती है, और जिनको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय कैपिटल आर या रियल नंबर्स। अब यहां पे पहले अपन स्वतुल्यता चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारी रहेगी स्वतुल्यता, खुद का खुद के साथ, मतलब ए आर ए क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये यहां बोल रहा है a इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस अंतराल में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ए स्क्वायर जो है वो लेस देन हो a से। ठीक है, तो यहां यदि a की वैल्यू 1/2 हो गई, यदि a की वैल्यू 1/2 हो गई, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो कम, ये जो साइन है वो सही नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे यहां पे? तो जो रिलेशन है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a में मान रख के देखो बेटा, अगर आपने a में रखा 1/2 मान लो, तो ये बनेगा 1/2, लेस देन इक्वल टू ये बन जाएगा 1/4। कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई, ना बराबर हुआ ना ही ग्रेटर हुआ। तो ये आर के लिए, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये जो मान है वो रॉन्ग है या गलत है, समुच्चय में उपलब्ध नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। आगे समझ में? तो आप मान रख के, जहां पे आप फंस जाओ वहां मान रख के चेक कर लो। नेक्स्ट आता है सम्मित। सम्मित में यदि ए रिलेशन बी क्या कर रहा है? ये बोल रहा है भाई a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है, तब बी आर ए कैसे? बी ए, ये बोल रहा है b इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये है तो ये तो नहीं होगा, करके देख लो, दो मान ले लो a और b। ठीक है, जब उसका स्क्वायर एक a की वैल्यू b स्क्वायर से छोटी है, तो नेक्स्ट टाइम वो b जो है वो a स्क्वायर से कैसे छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। तो अपन क्या बोलेंगे? आप ये भी बोल सकते हो कि समुच्चय में सत्य नहीं है। ठीक है, ये यहां पे ये बोल सकते हो उपलब्ध से बढ़िया है सत्य नहीं है, ट्रुथ नहीं है, अतः सम्मित, सॉरी ये समतुल्य नहीं है। ये भी नहीं होगा, अतः
आर सममित नहीं है। अब चेक करते हैं संक्रामकता। संक्रामकता में यदि ए आर बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, व बी आर सी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, ठीक है, तब अब आप देखो a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके, मतलब a की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर से छोटी है। अब बात आ गई यहां b के लिए, b की वैल्यू c स्क्वायर से छोटी है, तो अब अपन क्या इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि a की वैल्यू c स्क्वायर से छोटी है? नहीं। कैसे पहुंचोगे? जब मान लीजिए मान जो है वो 1/2 ले लिया, ठीक है, तो जब आपने 1/2 लिया या 1-2 लिया तो यहां पे वो कंडीशन को फुलफिल ही सही रूप से नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां चेक कर लो, ए और बी का केस ले लिया 1-2, ये मान लो आपने ले लिया 1 एंड -2, तो क्या बोला भाई 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये सही है, ठीक है। अब उसके बाद ले लिया मैंने अगला सेट ले लिया -2, 1/2, तो ये क्या बोला भाई -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये भी सही है, ठीक है। -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, दोनों केस में सही है, तब ए आर सी नहीं होगा। चेक करो, ए अपने पास है 1 लेस देन इक्वल टू 1/4, ये रॉन्ग होगा, हो रहा है, अतः संक्रामक नहीं है। अतः संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने बोला न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। आप ये मान लेके भी यहां करके दिखा सकते हो, ए लिया है 1 और बी लिया है -2, एग्जाम्पल के लिए ले लिया, चाहे तो एक्सप्लेन कर देना जिससे समझ में आ जाए प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। यस, मान लीजिए कि फलन जो है n टू y दे रखा है इस प्रकार से, फंक्शन ऑफ x 4x + 3, और फिर दिया है अपन को परिभाषित फलन है जहां y जो है वो क्या बता रखा है, बिलोंग्स टू n, और y बराबर अपन को दे रखा है 4x + 3 किसी x बिलोंग्स टू n के लिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो अपन जब ये चेक करते हैं तो क्या करते हैं, एकेकी और आच्छादक चेक करते हैं। तो इस प्रश्न में अपन को दिया है एकेकी और आच्छादक चेक करके बताइए कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो अपने को दिया है 4x + 3, करते हैं भाई और वाले पार्ट में। तो और वाला प्रश्न है 11th, और फलन दिया है हमें कि y बराबर 4x + 3, ठीक है। एकेकी के लिए क्या चेक करते थे, एकेकी के लिए अपन चेक करते थे यदि f of x1 बराबर f of x2 हो जाए तो एकेकी होगा। तो f of x1 बराबर f of x2 ये अपन को लेके चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 4x1 + 3, देखो y और f of x1 एक ही मतलब है, y बराबर fx बोलते हैं ना अपन, तो y बराबर fx एक ही मतलब है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर ने fx1 ये यहां पे कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, ठीक है, मीनिंग एक ही है दोनों चीज का। तो f of x2 ये लग दिया 4x2 + 3, 3 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2, अतः एकेकी फलन है, ठीक है। अब एकेकी फलन तो हो गया, अब आच्छादक चेक करते हैं। तो आच्छादक और यहां पे प्रांत और सहप्रांत और परिसर दिया है क्या हमें,
हमें दिया है फलन जो है n से y में है, ठीक है, n से y में है, तो y क्या है, बिलोंग्स टू n है, और y जो है वो अपने को बोल रहा है किसी x टेंड्स टू n के लिए। वैसे तो देखो शब्दों में ही लिख दिया है यहाँ पे, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप यहां से x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर बनेगा y माइनस 3/4 बन गया। अब अगर मैं बोलूं f ऑफ x बराबर f ऑफ y माइनस 3/4 बराबर 4y माइनस 3/4 प्लस 3, सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, आ गया y, अतः आच्छादक फलन है, ठीक है। यही बोल सकते हो प्रांत जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर है, अतः आच्छादक फलन है। अब हमें यहाँ पे एकेकी या आच्छादक है, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई फलन एकेकी व आच्छादक दोनों हो तब उसका जो व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, पूछा है ना व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, f व्युत्क्रमणीय है सिद्ध कीजिए, तो अपन बोलेंगे जब भी कोई फलन एकेकी व आच्छादक दोनों है अतः वो व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, अतः व्युत्क्रमणीय, ठीक है, अतः व्युत्क्रमणीय है। तो ये हो गया अपने पास, पहले अपन को बोला गया था कि भाई इसका प्रतिलोम फलन भी अपन को ज्ञात करना है, तो देखिए जरा क्या आएगा, है व्युत्क्रमणीय हो गया। अब प्रतिलोम फलन देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, तो ये ऑलरेडी x आ चुका है, x ही ये बनेगा, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर y माइनस 3/4 ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, और x को क्या लिख सकते हैं अपन, f इनवर्स ऑफ y, है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा प्रतिलोम, ठीक है, ये आ जाएगा प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन का भी मान निकाल दिया, व्युत्क्रमणीय ये भी अपन ने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां तो हो गया 11th यहां तक कंप्लीट हो गया, अब आते हैं 12 पे। यस, ये क्वेश्चन है 2015 पेपर में वापस रिपीट हुआ था, इसका मतलब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे तो 2015 में रिपीट हुआ है सेम प्रश्न। जिन्होंने पेपर सॉल्व किए बेटा मुझे भी कमेंट करके बताया करो ना कि सर ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। और पेपर अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर लाइक तो बनता है, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटा, आप भी तैयारी करो, अपने फ्रेंड्स को भी तैयारी करवाओ, ठीक है। मैथ्स में जिस अच्छे नंबर आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने वाले टीचर को भी अच्छा लगता है ना, ठीक है। चलिए अब ये 12वां प्रश्न ऑलरेडी पिछले 2015 के पेपर में मैंने सॉल्व करवा चुका हूं, वहां पे शायद ये सिद्ध कीजिए के नाम से आया था, ठीक है। और यहाँ पे अपन को सरलतम रूप पूछा है कि आप बताइए सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है भाई, हम बता देते हैं सरलतम रूप क्या होगा। तो एक बार जल्दी से कर देते हैं, ज्यादा पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, ऑलरेडी आपको पुराना अगर वीडियोस देख चुके हैं 2015 पेपर वाला तो वहां मिल चुका होगा, ठीक है। और सभी बच्चे बेटा पुराने पेपर के सॉल्यूशन जरूर देख के जाएं, आपको मैथ्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपके पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए tan इनवर्स दे रखा है, साइड में दे रखा है, चलिए हो जाएगा, तो यहां लिखते हैं अपन tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे में cos x प्लस sin x। मेरे स्टेप सुनते भी रहा करो क्योंकि मैं स्टेप लिख नहीं रहा पूरे, यहां पर थोड़े कुछ स्टेप बोल के वर्बली बता देता हूं, तो वो स्टेप सुनो, लेकिन आपको एग्जाम में मेंशन करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ओके। आपका टारगेट रहता है 3 घंटे का और मेरा टारगेट रहता है 2 घंटे का, 2 से 2.25 घंटे में पेपर को सॉल्व करने का,
तो इसलिए कुछ स्टेप मैं वर्बली बताता हूं, ठीक है। चलिए नहीं तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा ना, फिर आप लोग भी बोलेंगे अरे सर तो बहुत ही ज्यादा लंबा खींच देते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी करने के लिए। अब देखो यहां पे आपको पता लग रहा होगा बच्चे कि यहां मैं tan बना सकता हूं यदि अंश व हर में cos x का भाग दे दिया जाए, ठीक है। अंश व हर में cos x का भाग दे दिया जाए, तो अंश व हर में cos x का भाग देने पर कितना बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसी स्टेप से आपको क्वेश्चन लगभग हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं माइनस tan x बटे में tan पाई बाई 4 प्लस tan x। इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स, अंदर बनेगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है, tan ऑफ a माइनस b। आपका आंसर मिल जाएगा आपको यहां पे पाई बाई 4 माइनस x। तो यही आपको सॉल्व करना था। ये tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस, ओहो ये क्या कर दिया यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, जल्दी जल्दी में जो माइंड में चल रहा होता है वो यहाँ केर तो दिया, लेकिन ये 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan ऑफ a माइनस b पाई बाई 4 माइनस x। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नंबर अथवा में इसके, और अथवा में हमसे बोला है प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 63/16 बराबर होता है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स के इन मानों के। तो देखो यहां पे हमसे tan इनवर्स बोला है, यहां साइन और कॉस बोला है, तो पहले हम tan में बदलूं, पहला काम tan में बदलना। तो ले लेते हैं अपन अगला पेज, tan इनवर्स 63/16 क्वेश्चन नंबर 12 और में 12वां प्रश्न, tan इनवर्स 63/16 बराबर में साइन इनवर्स कितना दिया है भाई, 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। ये तो आपको पता लग ही गया होगा, मुझे सॉल्व जो करना है वो राइट हैंड साइड से करना है ना, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल एक मान है, उसको क्या सॉल्व करोगे, उसमें तो सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप हमेशा सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेट टर्म से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लिकेट टर्म से इसलिए क्योंकि उसको सरल करके छोटी टर्म ला सके, ठीक है बच्चों। तो करो स्टार्ट। स्टार्टिंग के लिए आरएचएस साइड चुनेंगे, आरएचएस साइड में मैं पहले ले रहा हूं साइन इनवर्स 5/13 माना थीटा। तो साइन थीटा बराबर 5/13 जो कि बनेगा लंब बटा कर्ण। आपको पता ही है साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटा कर्ण हिंदी में। आधार आप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, 12 आएगा। अगर मेरे को tan थीटा लिखने को बोला जाए तो मैं लिखूंगा इसको, tan थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग लंब बटा आधार, तो मैं लिखूंगा 5/12 और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो एक तो आपने मान निकाल लिया tan इनवर्स 5/12, एक काम तो हो गया। चलो दूसरे का भी निकाल लेते हैं, दूसरे को अपन कुछ और मान लेते हैं। तो cos इनवर्स 3/5 है, तो 3/5 बराबर माना मैंने अल्फा, तो cos अल्फा बराबर 3/5 और ये हो गया
आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब अगर अपन को लंब निकालना है यहां पर तो कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा अपने पास 25 माइनस 9 दैट इज 16, 4, तो लंब हो जाएगा 4। अब अगर मैं बोलूं यहां पे tan अल्फा, तो आपको पता लग ही चुका है लंब 4 और आधार जो है वो 3, तो tan 4/3, ठीक है, ये हो जाएगा यहां पे 4/3 हो गया। अगर अल्फा की बात करें तो, अगर अल्फा की बात करें तो इसे मैं बोलूंगा tan इनवर्स में 4/3। ये अब आपको सबको फाइंड करना आना चाहिए, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, पाइथागोरस यूज किए, लंब आधार कर्ण वाला सिस्टम यूज किया। आप चाहे तो ट्रायंगल भी बना ले, नहीं चाहे तो ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 12th क्लास में है तो इतना भी बेसिक तक जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थीटा और अल्फा तैयार। अब हम लिखेंगे आरएचएस साइड में। तो भाई आरएचएस में हमारे पास ये हमने मान लिया था थीटा और ये माना था अल्फा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया नया, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो 5/12 प्लस 4/3 बटे में 1 माइनस 5/12 4/3। हल करते हैं, सिद्ध करने के लिए हमें tan में चाहिए 63/16। देखें जरा आता है कि नहीं आता, 4 3 बार कट जाएगा और कुछ तो हल होगा नहीं। ऊपर लसअप आएगा 36 tan इनवर्स, अच्छा एक काम करें, काटो ही मत में यहाँ पे, ठीक है, ऊपर भी लसअप 36 आ रहा है, नीचे भी 36 आ जाएगा, अपना काम आसान हो जाएगा, काटा पीटा कम होगा। तो ऊपर लसअप आया 36 12, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 12 चौक 48 बटे में आया 36, तो 36 माइनस 20, ये 36 कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया tan इनवर्स 15 और 48, तो 4 1 5 6 8 9 10 11 12 13 63 बटा 20 10 30 और ये 16, ये आ गया LHS पार्ट और हमने कर दिया इति सिद्धम, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 का और वाला पार्ट, जिसमें आपसे इजीली पूछा था कि भाई ये सिद्ध कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आया है नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। ए आपको दे रखा है, बोला है 201 ए में 201 और क्या था 213 1 माइनस 1 0, 213 1 माइनस 1 0, चेक कर लें एक बार, यही था ना 1 माइनस 1 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i मान आपको फाइंड करना है। ये ओवरऑल क्वेश्चन है, ए गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हमको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ए स्क्वायर बनेगा। करें मल्टीप्लाई, तो चलो शुरू करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए 201 213 एंड 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, अगेन मल्टीप्लाई 201 करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, तो यहां
201, 221 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या देगा अपन को 24, ये 0, ये 1, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई a स्क्वायर में अपने पास 5। फिर करेंगे यहाँ पे 0 0 -1, तो ये देगा -1। देन 2, ये 0 और ये भी 0, तो 2 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की पहली पंक्ति आ रही है 5 -1 2। अब करते हैं दूसरी पंक्ति के लिए 4 + 2 6 और 3 9। फिर 0 1 -3, 1 -3 माइनस का 2। नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 2 + 3 5 + 0 दैट इज 5। अगली वैल्यू में 1 तो 2 -2 0 हो गया, देन 0 और ये आ गया 0 हमारे पास। 0 -1 0, तो फिर -1 और नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1 -3 एंड 0, 1 -3 माइनस का 2। ये आ गया आपके पास बेटा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तैयार हो गया। अब बस आपको यहां पे ए स्क्वायर -5a + 6i में जमाना ही है और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो रखते हैं अपन ए स्क्वायर -5a + 6i इज इक्वल टू 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 माइनस का 2। ये तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर फिर -5a, तो 5 से a को गुणा करके रखेंगे 10। मैं +5 से गुणा कर रहा हूं, माइनस को मैंने बाहर रख रखा है। ये ध्यान रखें, जो स्टूडेंट -5 से गुणा कर दे वो यहां प्लस में बदल देना। ठीक है, अब ये छोटी छोटी गलतियां मत करना बेटा गुणा भाग वाली। तो जो स्टूडेंट यहां पे -5 से मल्टीप्लाई करके लिखेगा वो यहां प्लस चिन्ह लगाएगा। तो ये हो गया 10, ये 0 और ये 5, 10 5 15। ठीक है, 10 5 15, 5 -5 एंड 0। फिर बोला है हमें +6i। 6i का मतलब है 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। अब देखते हैं मान क्या तैयार होता है। सिंपल, अब आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन ही करना है, बस जोड़ना है घटाना है। ठीक है, बनाना शुरू करें। 5 -10 और +6, तो 6 और 5 11, 11 में से 10 गया 1, तो पहला मान आ रहा है हमारे पास 1। नेक्स्ट देखते हैं -1 -0 + 0 -1, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। 2 -5, 2 -5, 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा -3। ठीक है, तो ये आ गई पहली पंक्ति 1 -1 -3। 9 -10 -1 + 0 -1। -2 -5 -7 +6 -1। ठीक है, फिर आते हैं 5 -15, 5 में से 15 गया -10। 0 -5 -5। -1 + 5, -1 + 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4। -2 + 6, 6 में से 2 गया अगेन 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर -5a + 6i। जो मैट्रिक्स को हल करोगे, आव्यूह को हल करोगे तो मिलेगा आपके 1 -1 -3 -1 -10 और -5 4 4। ये अपना फाइनल हल होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 वहां कंप्लीट हो गया। इसी के और में हमको दिया था प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है जो अभी तक हमें पेपर में मिला नहीं कहीं पे, है ना। तो बोला है अपन को a बराबर, ये जो दिया है 3 10 2 7। ठीक है, तो करते हैं आगे 3 10 2 7। क्वेश्चन नंबर 13 का और वाला पार्ट है।
और वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए बराबर दिया है 3, 10, 2, 7, यही दिया है ना, 3, 10, 2, 7। ठीक है, चलिए तो ये हमको दिया है वैल्यू में ए बराबर 3, 10, 2, 7, इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और कौन सी विधि से? जितनी भी संक्रियाएं होती है उसकी हेल्प से, संक्रिया की हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो यहां पे संक्रिया लगा रहा हूं मैं। पहले तो आपको फॉर्मूला जो आया है वो लिखना पड़ेगा। ए बराबर, फॉर्मूला होता है ए बराबर आई मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ए अपने पास मान हो जाएगा 3, 10, 2, 7, 3, 10, 2, 7। आई हो जाएगा अपने पास I2, 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह, 1, 0, 0, 1, और साथ में हो जाएगा ए। अब आपको यहां पे इकाई आव्यूह बनाना है और यहां पे जो बनेगा उसकी हेल्प से वो कहलाएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो पहला अपन लगा रहे R1 में R1/3, R1 में 1/3 R1 या R1/3। तो फर्स्ट में लगेगा तो यहां पे बन जाएगा 1, यहां आ जाएगा 10/3, यहां आ जाएगा 2, यहां 7, बराबर समकक्ष इसके राइट साइड में भी होगा। तो राइट साइड में बनेगा 1/3, 0, 0, 1, और आ जाएगा ए। तो पहली संक्रिया आपने अप्लाई कर दी, वो अप्लाई करी R1 में R1/3। अब नेक्स्ट लगा रहे हैं R2 में R2 - 2 R1। ठीक है, कहां से? ये देखो पहला जो अपने काम है, अपन को ए को जो है, ए जो है इसको कन्वर्ट करना है आई के अंदर, इकाई मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब इकाई आव्यूह के अंदर कन्वर्ट करना है इसको, तो यहां पहले 1 चाहिए, यहां 0, यहां 0, यहां 1, ये अपना स्टेप है। तो पहला काम था इसको 1 बनाना, 1 बना लिया। ठीक है, अब अपन R2 में जब अप्लाई कर रहे हैं R2 - 2 R1, तो देखो कुछ यहां से ये 0 हो जाएगा इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये मैंने लगाया R2 में R2 - 2 R1, तो बनेगा 1, 10/3, 2 - 2 दैट इज 0, और ये बनेगा 7 - 20/3, तो 7 - 20/3, तो 21, ये बन जाएगा 1/3। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखें 1/3, 0, 0 माइनस तो माइनस का 2/3, और 1 माइनस तो ये बनेगा अपने पास 1, और साथ में रहेगा ए। ये यहां तक आ गया। अब हमको इसकी हेल्प से यहां 0 बनाना है और यहां 1 बनाना है। तो पहले मैं यहां 0 बना लेता हूं। तो R1 में R1 - 10/3 -10 है ना, तो यहां पे या फिर पहले इसको 1 बना लेता हूं तो फिर आ जाएगा क्या? ठीक है, ऐसा कर लीजिए। तो पहले अपन बना लेते हैं इसको R2 में R2 × 3, 1 बना रहे केवल। ठीक है, तो R2 में R2 × 3 किया तो ये बन गया 1, 10/3, ये बन गया 0, ये बन गया 1, इज इक्वल टू ये 1/3, ये 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और 3 ए बन गया। अब यहां पे अपन अप्लाई कर सकते हैं R1 में, देखो सारे स्टेप पहुंच गया, ये 1 आ गया, यहां 0 चाहिए तो इस 0 के लिए काम कर रहे हैं। तो R1 में R1 - 10/3 R2 हो जाएगा काम। तो अप्लाई करते हैं R1 - 10/3 R2 दैट इज 1, 10/3 - 10/3 0, 0, 1 इज इक्वल टू R1 में 1/3 माइनस है ना, ये बन जाएगा 1/3 माइनस, तो देखो यहां पे हल कर लो, 1/3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 20/3, 21/3, मतलब ये देगा अपन को 7। ठीक है, ये अपन को वैल्यू देगा 7। फिर 0 - 10/3 गुणा
3, 3 से 3 कट गया, 0 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ये -2 और ये 3। तो जब आपने यहां पे i बन गया तो कितना वैल्यू आ जाएगा, जब वहां पे i बन गया तो वैल्यू आ जाएगा अपने पास, ये i पूरा बन गया तो a इनवर्स, ये जो वैल्यू तैयार होती है यही तो a इनवर्स होता है, तो a इनवर्स आ गया 7 -10 -2 और 3। ये पूरा हमारा फाइनल आंसर आ गया, ए इनवर्स तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आपको संक्रियाओं के हेल्प से, या ये बोला जाए प्रारंभिक विधि से इस प्रकार से व्युत्क्रम बनाते हैं, बोला है प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक है, संक्रियाओं की मदद से। अब ध्यान रखें यहाँ पे एक चीज, यदि आपने क्वेश्चन में आर वाली संक्रियाएं अप्लाई करी है तो पूरे सॉल्यूशन तक आप आर वाली संक्रियाएं मतलब पंक्ति वाली संक्रिया ही अप्लाई करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में कॉलम वाली या स्तंभ वाली संक्रिया अप्लाई करिए तो पूरे प्रश्न में आप लास्ट तक जो संक्रिया लगाएंगे वो स्तंभ वाली लगाएंगे। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। तो यहां तक होते हैं अपने 13 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा तो उसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके लिए सारे जो पेपर है आरबीएससी बोर्ड के वो सॉल्व कराए जा रहे हैं जिससे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।